छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी। 2021 से 2023 तक छात्रवृत्ति आवंटन में गड़बड़ी। केंद्र के निर्देश पर धामी सरकार ने दिए जांच के आदेश। उत्तराखंड में कोविड को लेकर अलर्ट। प्रदेश में 2 मामले आए सामने। अस्पतालों में की जा रही जरूरी तैयारी। गंगोत्री धाम से पहले लगा लंबा जाम। श्रद्धालु हो रहे परेशान। प्रशासन से व्यवस्थाओं की सुधार की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बागेश्वर में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, जहां पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी गिरफ्तार। रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर सुबोध शुक्ला रंगे हाथों गिरफ्तार। 50,000 रुपए रिश्वत लेते किए गए गिरफ्तार। अनुबंध बढ़ाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी गिरफ्तार और आपको बता दें कि रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर सुबोध शुक्ला रंगे हाथों गिरफ्तार। 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। और आपको ये भी बता दें कि अनुबंध बढ़ाने के एवज में कर्मी से मांगी थी रिश्वत। और इसी के तहत बागेश्वर में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी गिरफ्तार। और आपको बता दें कि रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर सुबोध शुक्ला रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तारी हुई है। अनुबंध बढ़ाने के एवज में कर्मी से मांगी थी रिश्वत। और अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण के चलते शहरों में यहां पर ड्रेनेज की समस्या एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है कि समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टिकाऊ ड्रेनेज प्रणाली विकसित करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की गाइडलाइंस में भी लिफ्ट इरिगेशन को भी इसमें शामिल करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2026 में उत्तराखंड में पर्वतीय अगर क्षेत्रों की यहां पर बात करें तो देखिए उसको लेकर भी कुल मिलाकर इसमें चर्चा की गई है। साथ ही पर्वतीय महाकुंभ के रूप में प्रसिद्ध मां नंदा राजजात यात्रा जो कि 2027 में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होना है। और इन दोनों आयोजनों को भव्य एवं दिव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने सहयोग मांगा है। तो वहीं उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर और साथ ही हरिद्वार के खेल परिसर का नामकरण किया गया और जिस पर कांग्रेस आग बबूला होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि ये फैसला इतिहास और शौर्य के साथ ही बलिदान का अपमान है। मेयर ने यह भी कहा कि बीजेपी की राजनीति केवल नाम बदलने और साथ ही दौरान नाम बदलने तक ही सिमट कर रह गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है बीजेपी के पास में कोई राजनीति नहीं बची है, कोई मुद्दा नहीं बचा। अब सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने पर ही ये राजनीति हो रही है। देखिए, देवभूमि के बड़े खेल परिसरों के बदले नाम, कांग्रेस को आपत्ति, सरकार करे अच्छे काम। 4 खेल परिसरों के नामकरण पर राजनीति, महारा बोले मोदी के नक्शे कदम पर थामे। उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य के प्रमुख खेल परिसरों के नाम बदलने के फैसले पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर और हरिद्वार के स्टेडियम के नाम बदलने के फैसले को लेकर कांग्रेस ने इसे विकास की बजाय दिखावा बताया है। सरकार ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम जैसे प्रतिष्ठित नामों को बदलकर रजत जयंती, मानस खंड, शिवालिक और योग स्थली खेल परिसर कर दिया है। यानी सरकार ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का नाम बदलकर रजत जयंती, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर मानस खंड, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम बदलकर शिवालिक, वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर योग स्थली खेल परिसर कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि नाम बदलने से खिलाड़ियों को कोचिंग नहीं मिलती, न ही मैदानों में सुविधाएं मिलती हैं। ये फैसला इतिहास, शौर्य और बलिदान का अपमान है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इतिहास मिटाया नहीं जा सकता और न ही नाम बदलकर दबाया जा सकता है। करण माहरा ने कहा कि भाजपा की राजनीति केवल नाम बदलने तक सिमट कर रह गई है। माहरा ने कहा कि पीएम मोदी के चेले सीएम धामी ने बड़ी चालाकी से स्टेडियमों के नाम बदलने का फैसला किया है, लेकिन कांग्रेस इस फैसले का पुरजोर विरोध करेगी। हालांकि उत्तराखंड सरकार की ओर से दी गई सफाई में कहा गया है कि किसी स्टेडियम का नाम नहीं बदला, केवल संपूर्ण खेल परिसर को नाम दिया गया है। नरेंद्र मोदी के चेले ने फिर से उनके कदमों में कदम रखने की कोशिश की। जहां नरेंद्र मोदी ने जीते जी अपने नाम को रोशन करने के लिए हॉकी के जादूगर
ध्यानचंद जी के स्टेडियम का नाम बदलकर मोदी स्टेडियम के रूप में रख दिया, तो चेले को लगा कि इसमें तो बड़ी बुराइयां हुई, लोगों ने काफ़ी विरोध किया। तो उनके चेले ने उत्तराखंड में उसको एक नए रूप में, एक नए ढंग से करने की कोशिश की, जिसमें महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम जो बड़ा फेमस था, और उस परिसर में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सोसाइटी इत्यादि वहाँ थे, उसका नाम परिवर्तित करके रजत जयंती खेल परिसर रख दिया, ताकि ना तो राजीव गांधी का नाम लिया जा सके, ना महाराणा प्रताप का नाम लिया जा सके। इसी तरीके से हरिद्वार में वंदना कटारिया, जो हमारी हॉकी की टीम की कैप्टन थी और बड़ी फेमस खिलाड़ी थी, उनके नाम से जो स्टेडियम है उनका नाम न लिया जा सके, क्योंकि दलितों को ये पचा नहीं पाते हैं। नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस का केवल विरोध के लिए विरोध करना, यही कांग्रेस की एक नीति बन गई है, उनकी नीयत बन गई है। और कांग्रेस समाज में भ्रम के आधार पर एक गलत प्रकार के वातावरण को जन्म देने का काम करती है, जबकि सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से कह दिया गया, बाकी सारे विषय स्पष्ट हो गए। स्टेडियमों के नाम, स्टेडियम के जो नाम थे वही रहने वाले हैं, वही रहेंगे। केवल परिसरों के नाम का नया नामकरण किया गया है। अब इसमें भी विरोध करना, अगर हमने रायपुर स्थित जो स्टेडियम है उसके पूरे परिसर को रजत जयंती स्टेडियम घोषित कर दिया, तो इसमें कांग्रेस को काहे की आपत्ति हो रही है? अब कांग्रेस ने सरकार के सामने 3 मांग रखी है। पहला, नाम बदलने का निर्णय तुरंत वापस लिया जाए। दूसरा, खिलाड़ियों को कोचिंग, संसाधन और सम्मान मिले। और तीसरा, खेल को राजनीतिक प्रयोगशाला न बनाया जाए। कांग्रेस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सरकार ने अगर ये निर्णय वापस नहीं लिया तो कांग्रेस प्रदेश भर में खेल मंत्री और मुख्यमंत्री का घेराव करेगी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का ध्यान सिर्फ नाम बदलने पर है, काम पर नहीं। हालांकि सरकार इसे विकास योजना का हिस्सा बता रही है। देहरादून से शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर शासन ने राज्य की अलग अलग स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में भी अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए संचालित केंद्र घोषित छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी की विशेष जांच के आदेश दिए हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि किसी को अधिकार नहीं है कि छात्रवृत्ति के साथ में इस तरह से छेड़छाड़ या घोटाला किया जाए, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। प्रदेश सरकार हमेशा से ही जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, इसलिए जो भी गलत काम करने वाले हैं या भ्रष्टाचार करने वाला है, सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और पुष्कर सिंह धामी जी लगातार उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल रहे हैं जो गलत काम कर रहे हैं या जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं या जो गलत कृत्य करने का काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर समाज कल्याण के द्वारा कहीं छात्रवृत्ति में कोई घोटाला अगर सामने पाया गया है तो उसमें भी उन्होंने सख्त कार्रवाई करने का काम किया है। और पूर्ववर्ती भी पहले आपने देखा होगा कि कोई कई बार घोटाले हो जाते थे पर कार्रवाई नहीं होती थी, पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई अगर गलत कृत्य करता हुआ पाया जाता है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता हुआ पाया जाता है, क्योंकि छात्रवृत्ति का ये लंबे समय से चल रहा है, अगर इस तरीके से कहीं कोई घोटाला पाया जाता है तो सरकार उसमें संज्ञान भी लेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। जीरो टॉलरेंस की सरकार होकर के काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो मुझे लगता है कि कोई भी किसी भी बच्चे का अहित नहीं होने देगी सरकार। और अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पौड़ी के विकास भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि योजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, जिससे कि आम जनता को जल्द लाभ मिल सके। धन सिंह रावत ने कहा कि राहू मंदिर, पैठानी और भूखाल, कालिका मंदिर, भैरव मंदिर, ताराकुंड, बिनसर महादेव, हंसेश्वर महादेव और श्रृंगी ऋषि मंदिर को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने पर्यटन अधिकारी को भी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। यार, मैंने एक बैठक यहाँ पे, अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने पिछले 2 साल में हमारा जो कमलेश्वर मंदिर है, धारी देवी का मंदिर है, देवलगढ़ का मंदिर है, हमारा जो खिरसू का मंदिर है, पौड़ी के जो किंकालेश्वर का मंदिर है और हमारा यहाँ पे जो कंडोलिया देवी का मंदिर है, इसको एक सर्किट बनाया था, पर्यटन सर्किट और तीर्थाटन के लिए। अब हम एक नया पर्यटन सर्किट विकसित करने जा रहे हैं। इसमें हमारा राहु का मंदिर जो पैठानिक है वो हो गया, फिर बोंखाल कालिका का मंदिर हो गया, फिर बिनसर मंदिर हो गया, फिर हमारा बूढ़ा बरसार हो गया, फिर हम लोग
अपने 6-7 मंदिरों को जोड़ रहे हैं और इन मंदिरों को जोड़ के एक पर्यटन सर्किट बना रहे हैं। तो भादराबाद क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी सौगात धामी सरकार ने दी है। हरिद्वार के भादराबाद क्षेत्र के कई गांवों के लिए नए पुल के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। साथ ही बता दें कि जियो जारी होने के बाद से ही क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। यहां पर पुल की जर्जर हालत से लोगों में डर का माहौल था। स्थानीय विधायक अनुपमा रावत का लोगों ने स्वागत कर जियो की जारी करने के लिए भी यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित किया है। और साथ ही अनुपमा रावत ने कहा कि क्षेत्र के लोगों के लिए ये बड़ी उपलब्धि है और उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए उन्होंने विधानसभा में भी आवाज उठाई, जिसके बाद सरकार ने इसका जियो जारी किया। 4-5 दिन पहले आए थे विभागीय सब हमारे अधिकारी। 2012 से ये स्थिति बनी हुई थी, पुल बना था 2012 में, उसके बाद से ही इसकी स्थिति थोड़ी सी दिक्कत में थी और लगातार क्षेत्र की जनता इससे बहुत परेशान थी। और इसमें जियो में साफ है कि 2017 में तो कहा गया कि ये स्थिति में ही नहीं है और 22 में जनता ने, यहाँ की देवतुल्य जनता ने मुझे अवसर दिया और मैंने एज ए विधायक जैसे ही मैं निर्वाचित हुई और अपना जो कार्य होता है उसको करना शुरू किया, तो मैंने उस समय भी इस पुल का जिक्र जो मेरे से कार्य सूची मांगी गई उसमें जिक्र किया। लेकिन 23 में जब आपदा आई तो आपदा के समय पे हम जब निरीक्षण कर रहे थे कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं खुद उस पुल से जब हम निकले और पुल हिल रहा था क्योंकि बारिश से एक तो इफेक्ट हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत स्थिति खराब है। मैंने वहीं अधिकारी उन्होंने कहा जी हम रिपेयरिंग कर, मैं कहा नहीं रिपेयरिंग सोल्यूशन नहीं है इस बात। उधर प्रदेश में बीजेपी सरकार द्वारा स्टेडियमों के नाम बदलने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस का काम अब सिर्फ अफवाह उड़ाना रह गया है। कांग्रेस के द्वारा प्रदेश के लोगों को सिर्फ भ्रमित किया जाता है, जबकि स्टेडियम के नाम बदलने को लेकर पहले ही ये कह दिया गया है कि किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला जाएगा। कि एक तो कांग्रेस के लोग जो है शायद पढ़ते लिखते नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। क्या ये जो पत्र एक जारी हुआ है जिसमें केवल परिसर लिखा है, स्टेडियम एज इट इज है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सिर्फ जनता के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल करके अपने आप को यहाँ स्थापित करने की कोशिश कर रही है, लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। इतने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और उसके बावजूद भी उस चिट्ठी को, उस पत्र को जो निकला है सचिवालय से उसको नहीं पढ़ रहे हैं और बस खाली एक भागे जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक भेड़ चाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या सरकार के आदेश आए हैं। स्टेडियम एज इट इज है, कोई नहीं बदला है, केवल और केवल जो परिसर अंदर का है उसमें उन्होंने नाम रखने का काम किया है, क्योंकि इतिहास है हमारा और इतिहासकारों के नाम लिखना हर सरकार करती है। और क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने पूर्ववर्ती में कई ऐसे नाम चेंज किए, कई ऐसी चीज़ें अलग से करने का काम किया, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ आज काम नहीं है, गलत नेगेटिविटी फैलानी है, नकारात्मकता फैलानी है और इसीलिए इस तरह के शिगुफे उड़ा करके अपने आप को जनता के बीच में रखना चाहते। उधर हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में भी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली है और मीटिंग में प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारी सहित सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। नरेश बंसल ने अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। नरेश बंसल ने यह भी कहा कि स्कूलों, कॉलेजों में भी जागरूकता कार्यक्रम और अभियान चलाए जाएं, जिससे कि नई पीढ़ी जागरूक और जिम्मेदार हो सके। सुरक्षा के संबंध में सरकार बहुत चिंतित रहती है, क्योंकि बुनियादी ढांचा बहुत बढ़ रहा है, सड़कें भी चौड़ी हो रही हैं, लेकिन दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। मासिक बैठक होती है जिला स्तर पर, 3-4 महीने में हम भी उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं, सांसद भी। तो जनवरी के बाद आज मैं इस बैठक के लिए आया था। पिछले आंकड़ों में और अब के आंकड़ों में सुधार है, दुर्घटनाओं में कमी आई है, उसके लिए सबको मैंने बधाई भी दी है। लेकिन और समन्वय की ज़रूरत है, ख़ास तौर से जो विभिन्न विकास कार्यों के लिए सड़कें खोदी जाती हैं और वो फिर रिपेयर नहीं होती। होता क्या है कि पानी की लाइन ठीक करने के लिए जल संस्थान ने सड़क खोदी, तो गाली जल संस्थान को पड़ती है, जबकि जल संस्थान पैसा दे देता है नगर निगम को। अगर नगर निगम की सड़क है, ठीक करने की जिम्मेदारी सड़क की निगम की हो जाती है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार की नंदा सुनंदा योजना से अब निर्धन, अनाथ और असहाय छात्राएं स्नातक और कौशल शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगी, जहां पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत चयनित छात्राओं को
शिक्षण संस्थान के खाते में धनराशि डाली जा रही है। वहीं देहरादून के जिलाधिकारी कार्यालय में डीएम सविन बंसल ने भी यहां पर चेक वितरण किए हैं और 5 बच्चों को जिलाधिकारी ने चेक भी दिए हैं। नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट का अभिप्राय यही है कि जो बालिका इन डिस्ट्रेस हैं, जो किसी कठिनाई के चलते कोई पारिवारिक त्रासदी हो गई और उसके चलते वो आगे नहीं बढ़ पा रही, लेकिन उनमें आगे बढ़ने की इच्छा अभी भी ज़िंदा है, स्पार्क अभी भी अलाइव है। उस स्पार्क को हमको सपोर्ट करना है बाय एनी मीन्स। उनकी एजुकेशन को हमको आगे प्रोग्रेस करना है। बालिकाएं जो हमारे कंट्री की ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, बालिकाएं, महिलाएं, एडोलेसेंट गर्ल्स, और इनसे पूरा हाउस होल्ड सीखता है, पूरा हाउस होल्ड इन पर निर्भर होता है। जो हमारी जनरेशन्स हैं वो माताओं से ही ज्ञान भी लेती हैं, कल्चर का डिसेमिनेशन होता है और पूरी फैमिली लेगेसी इज़ डिपेंडेंट ऑन द मदर। तो इनको सशक्त करना हमारी प्रायोरिटी है और इसी क्रम में ऑनरेबल सीएम के भी डायरेक्शंस हैं। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर शुक्रवार को मीरपुर मुवाजपुर में भी की गई शासन की कार्रवाई पर जनता भड़क गई है। बता दें कि हरिद्वार तहसील में भारतीय किसान यूनियन क्रांति के द्वारा एक बार फिर से धरना प्रदर्शन कर सड़क पुनर्स्थापित करने की मांग यहां पर उठी है। हरिद्वार के मीरपुर मुआवजरपुर गांव में भी प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने भी प्रशासन की कार्रवाई को एक पक्षीय बताते हुए कहा कि ये 70 वर्षों से ग्रामीणों की आवाजाही का मुख्य मार्ग रहा। आप चाहे कोई इनकी योजनाएं हैं, चाहे कुछ भी, हरिद्वार जिले की जनता के साथ लगातार सौतेला व्यवहार यहाँ के सरकार कर रही। आप कहीं भी देख लो, हरिद्वार जिले को छोड़कर बहुत सी योजनाएं चल रही और योजनाएं जो भी हैं वो धरातल पनी है। सब भ्रष्टाचारी, इतनी कृषि विभाग में इतनी भ्रष्टाचारी, हर विभाग में, समितियों में आप ले लो, भ्रष्टाचारी बिल्कुल नाक से ऊपर है। और यहाँ जो है, जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, वो हिटलरवादिता पर आगे अपनी मन मर्जी से काम करे, जो इच्छा है, ये न्याय अन्याय कुछ नहीं देख रहे। जो जिस चीज का किसी मंत्री ने फोन कर दिया, किसी विधायक ने फोन कर दिया, फिर चाहे जनहित में है या नहीं है, उस काम को वो कर रहे। अभी हमारी सीधी मांग है, ये हिटलरवादिता नहीं चलेगी और जो पटड़ा इन्होंने तुड़वाया उसे जुकातू बनाया जाए या उस सड़क को उससे ऊपर उठा कर बनाई जा, नहीं तो उनके घरों में पानी भरेगा, उसकी जिम्मेदारी ये ले कि उनके घरों में पानी ना भरे। उधर राजधानी देहरादून को यहां पर जाम से निजात दिलाने के लिए आरटीओ ने भी नया प्लान बनाया है। शहर के 10 व्यस्ततम चौराहों पर अब पब्लिक ट्रांसपोर्टर नहीं दिखाई देंगे, बल्कि उससे 100 मीटर पहले ही सवारियों को उतारा और चढ़ाया जाएगा। आरटीओ संदीप सिंह ने भी बताया कि इसके साथ ही ये भी चिन्हित किया जा रहा है कि कहां पर ट्रैफिक का ज्यादा दबाव रहता है। चिन्हीकरण के लिए ही एक टीम का गठन किया गया और ये टीम अगले 10 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद उस रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसमें हमने आरटीओ एनफोर्समेंट और हमने कार्ययोजना में ये तैयार किया है कि जितने भी हमारे व्यस्तम चौराहे हैं, जैसे ISBT हो गया, हमारा घंटाघर हो गया, लिस्पना पुल हो गया, लिस्पना चौक जो है, ऐसे हमने कुछ 7 से 8 पॉइंट चिन्हित किए हैं। उसमें जो भी हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिटी बस हो गया, मैजिक हो गया, विक्रम्स हो गए, ये कम से कम 100 मीटर पीछे रुके, वहाँ पर चौराहे हमारे खाली रहें जिससे जाम ना लगे। और उनके जो जैसे ISBT पे जो निर्धारित हमारे स्टैंड्स हैं, या अगर बसेज़ हैं जो हमारी रोडवेज़ की, चाहे उत्तराखंड रोडवेज़ है चाहे बाहर की रोडवेज़ है, वो अंदर से ही सवारी को उतारें। और जब गाड़ियाँ आती हैं हमारी देहरादून के अंदर, वहाँ पर भी ये रोड पे ही उतारते हैं। तो इनको ये सुनिश्चित करवाया जाएगा कि ये बस स्टैंड के अंदर उतारें, जिससे रोड पे जाम की स्थिति ना रहे। इसके अतिरिक्त जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे यहाँ पर, बड़ी बड़े शोरूम्स बने हुए हैं और कुछ मैकेनिक्स की शॉप्स हैं जो रोड पे ही अपना काम करते हैं, उनकी गाड़ियाँ भी आगे रोड पे हो जाती हैं, उसको चिन्हित करा जाएगा। हमने अपनी टीम लगा दी है। विदिन 7 to 10 डेज़ ये अपनी पूरी रिपोर्ट बना के हम नगर निगम को और MDDA को भेजेंगे कि उस पर अपने स्तर से वो जो भी उनकी कार्रवाई होगी वो कराएंगे। समस्या
देहरादून की एक सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। अगर बात करें सुबह और शाम की तो कई किलोमीटर लंबे जाम जो है वो लग जाते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। गर्मी का मौसम है, ऐसे में लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए आरटीओ ने एक खास प्लान तैयार किया है। आपको बता दें कि देहरादून के जो सबसे व्यस्तम इलाके हैं, 7 से 8 ऐसे व्यस्तम चौराहे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है। लोगों को वहां पर जाम से निजात दिलाने के लिए एक खास प्लान आरटीओ ने तैयार किया है, जिसके तहत अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यानी कि सिटी बस, ई रिक्शा, विक्रम, तमाम जो ऑटो रिक्शा हैं वो अब स्टॉपेज से 100 मीटर पहले रुकेंगे और अपनी सवारी को उतारेंगे और चढ़ाएंगे। अगर कोई मेन चौराहा पर जाकर अपनी सवारियों को उतारता और चढ़ाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एक खास टीम जो है उसका भी गठन किया गया है, जो 7 से 8 दिन के भीतर अपनी जो रिपोर्ट है वो आरटीओ को सौंपेंगे और देखेंगे कि ये प्लान जो है कितना जो कारगर साबित हो रहा है। क्योंकि जो व्यस्तम इलाके हैं, अगर बात करें घंटाघर की, रिस्पना पुल की, या हम बात करें आईएसबीटी की, तो तमाम ये व्यस्तम चौराहे हैं जहां पर सबसे अधिक जाम लगता है। ऐसे में इन्हीं चौराहों को आरटीओ के द्वारा चिन्हित किया गया है और इसके लिए एक टीम गठित की गई है जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और यहां पर जाम का दबाव जो है वो कम रहे, इसके लिए खासतौर पर निर्देश जो है वो ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक, विक्रम, तमाम जो सिटी बस जो वहाँ चलती है उसको दिए गए हैं कि वो 100 मीटर पहले अपनी सवारी को उतारेंगे और चढ़ाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके वाहन जो है वो सीज किए जाएंगे। कैमरा पर्सन विजेंद्र तुड़ी के साथ में दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। और अब खबर विकासनगर से है, जहां पर आपदा प्रबंधन उत्तराखंड सरकार के निर्देश अनुसार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा पचवादून के विद्यालय स्तर पर भी दिए जा रहे 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन विकासनगर स्थित चैंपियंस स्कूल में किया गया है। और पिछले 1 सप्ताह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मिलकर क्षेत्र के अलग अलग स्कूलों में आपदाओं से बचाव के महत्वपूर्ण तरीकों की जानकारी देते हुए छात्र छात्राओं को यह अवगत कराया गया है कि कार्यक्रम में अलग अलग स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने आपदा बचाव से भी संबंधित बारीकियों को सीखने के साथ ही अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में भी भाग लिया। जो प्रशिक्षण इस समय चलाया जा रहा है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम द्वारा, इसमें स्कूल के बच्चों को अर्थक्वेक के दौरान डू एंड डोंट्स की टेक्निक बताई गई, सीपीआर, एफबीएओ, चोकिंग के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वो जो है खुद को सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ रोप की टेक्निक के बारे में भी यहाँ पर स्टूडेंट्स को सिखाया गया है। ये एक तरह का जागरूकता अभियान भी है कि बच्चों को बचपन से ही सारी चीज़ें में टेक्निक हासिल हो जाती हैं, तो उनकी जो है प्रैक्टिस करने के बाद मसल मेमोरी में जो है सारी टेक्निक सेव हो जाती हैं, तो उससे वो अपना आपकी लाइफ और अपने आसपास में जो भी कुछ घटनाएं हो रही हैं उसमें वो काफ़ी मददगार भविष्य में भी साबित होने की संभावना है। सर, एनडीआरएफ ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है कि हमें आग से कैसे बचना है, डिजास्टर आए तो कैसे खुद को प्रिवेंट करना है, उससे सेफ फील करवाना है, और पानी से कैसे बचना है, या फिर कोई अगर पेशेंट हमारा है उसको सीपीआर कैसे प्रोवाइड करना है, सब कुछ हमें सिखाया है। मतलब हमें काफ़ी अच्छा लगा है कि हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। अगर हम किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हमें पता चल गया है कि हमें कैसे निकलना है, जो हम खुद के सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं हमने वो सीखे हैं आज। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने भी इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं और जिले को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मसूरी में उपजिला अस्पताल में भी अब कोरोना से निपटने के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। मसूरी में 5 बेड का आईसीयू सेंटर स्थापित है, जिसको संचालित करने के लिए ज्यादातर डॉक्टरों और साथ ही स्टाफ की मांग की गई है। इसके अलावा अस्पताल में 2 कोविड रूम, एक आइसोलेशन वार्ड भी, यहां पर टेस्टिंग सेंटर भी बनाया गया है। स्टार्ट कर दिया गया है, जहां पे स्क्रीनिंग होगी पेशेंट जो आते हैं सिम्टम्स लेके, खांसी जुकाम बुखार के। उसके बाद हमारा लैब है, वहां पे इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, RT-PCR है, वेटियम वायल्स रखी हुई हैं। इसके अलावा आइसोलेशन वार्ड 2 हमने बना रखे हैं, जिसमें कि 5 बेड उसमें रिजर्व कर रखे हैं उसके लिए एक्सक्लूसिवली। आईसीयू में 5 बेड हमारी आईसीयू है, जहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। कोई भी पेशेंट आ रहा है इस तरह खांसी जुकाम का, तो उसको हम इमीडिएटली उसको अटेंड करके जो उसका डायग्नोसिस बना करके आगे जो ट्रीटमेंट होगा उस हिसाब से कंसनट्रेटेड हैं और जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर सफिशिएंट मौजूद हैं। ऑक्सीजन प्लांट में थोड़ा इशू है, उस पर भी सीएम ऑफिस में हमने इन्फॉर्म कर रखा है और जल्दी कार्रवाई होकर उसकी उपलब्धता के बारे में हम आपको जानकारी दे पाएंगे।
और चलिए आगे बात करते कानपुर की, जहां पर थाना क्षेत्र के हस्तमोली गांव निवासी 45 साल के मलखान उर्फ मुल्कराज की बीती रात अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। एसपी देहात शेखर सियालनी के मुताबिक हस्तमोली निवासी मलखान बीती रात अपने घर के आंगन में सोया था और ये भी कहा जा रहा है कि आधी रात के बाद किसी अज्ञात लोगों ने उसकी छाती से सटाकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जब खड़काया उठे तो पर हमने इधर उधर देखा, उसने नहीं देखा। फिर मैं 4 बजे उठी घास घेरने के लिए, जब देखा मैंने देखा कि उसका मुंह खुला, मैं कभी मुंह बाहर नहीं सोता था। तो मैंने कपड़ा उठा, मैंने सोचा खून की उल्टी करी, फिर मैंने सारी चादर उठाई तो देखा तो बहुत बड़ा छेंग से हो रहा। मैंने जब किल्ली मारी, मैंने अपने जाग तो आग मारी, भाई कोई मार गया। मैं उधर पड़ा था पास में पापा के, वहाँ पर मुझे आवाज़ आई, मुझे कुछ दिखा नहीं। हमने सुबह पापा को देखा तो उसकी गोली लगी हुई थी। फिर हमने पुलिस को वो इन्फॉर्म दी। फिर उसके बाद पापा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। उधर बागेश्वर में जिला मुख्यालय सहित अलग अलग क्षेत्रों में हो रही झमाझम बारिश की वजह से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। भीषण गर्मी से लोगों का दोपहर में घर से निकलना दुभर हो गया था। झमाझम हो रही बारिश के चलते किसानों ने भी राहत की सांस ली है। काफी समय के बाद हो रही बारिश से लोग जो है वो मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं।